Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे यूक्रेन पीस डील की, देन हम बात करेंगे शेख हसीना की डेथ सेंटेंस के बाद बांग्लादेश में क्या स्थिति चल रही है, देन एक विकिपीडिया पे पेज बनता है गाजा जेनोसाइड के नाम से एंड इसको लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रप्ट हुई है तो उसको डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में रिफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखो, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी एक्चुअल में 2014 में। 2014 में रशिया ने एक पार्ट था क्रीमिया वाला जो ब्लैक सी में आपका ओपन होता है, तो इसको कैप्चर किया था वार्म वाटर पॉलिसी के अंडर, क्योंकि ज्यादातर जो रशिया के पोर्ट्स हैं वो ब्लॉक्ड है आइस के थ्रू आउट द ईयर, मतलब ज्यादातर हिस्से साल के वो बर्फ जमी रहती है वहां पे, तो वहां से ट्रेड नहीं हो सकता। तो ब्लैक सी में अपनी मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्रीमिया वाला पार्ट अनेक्स कर लिया। फिर हुआ ये कि इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन में ना कुछ रशिया स्पीकिंग रीजन है आपका, मतलब खासकर ये जो आपका लुशांक वाला जो एरिया, रुस्क वाला जो एरिया, इसमें तो हम यहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड मोर ओवर नाटो का यहाँ पे आना हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। तो इस वजह से 2022 फेब में इन्होंने एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट कर दी। तो यहां पे वेस्ट ये कहता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो अनप्रोवोक्ड वॉर है एंड कहीं ना कहीं यहां पर यूक्रेन के पास राइट टू डिफेंड है। अब ये सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, बीच में आते हैं ट्रंप, ये ट्रंप एरा स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पे अभी हुआ क्या, यूक्रेन, यूएस और यूरोपियन यूनियन, इनके आपस में एक मीटिंग हुई यूएस के ड्राफ्ट पीस प्लान को लेके, और यहां पे ट्रंप ने इस बात को यूक्रेन को क्रिटिसाइज किया कि भाई आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, बट आप उसके लिए धन्यवादी नहीं है। तो यहां पे यूरोपियन लीडर्स का यह कहना है कि भैया आपने हमें तो कंसल्ट ही नहीं किया, ये तो यूरोप की पीस की बात हो रही है। तो पूरी बात में यह कहा जाता है कि भाई यूएस की जो नेगोशिएशन है, क्यों यूएस सेंट्रल है, बिकॉज यूएस ज्यादातर हथियार प्रोवाइड कर रहा है और पैसे प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। मोर ओवर नाटो में इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है एंड यूएस कंट्रोल करता है सैंक्शन की लेवरेज अगेंस्ट रशिया। एंड ट्रंप एरा में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो अब ट्रंप ये चाहता है कि जल्द से जल्द वॉर को खत्म किया जाए। तो यूएस ने क्या प्रपोज किया, कहते कि भी इन्होंने कहा यूक्रेन को कि भी आप कुछ टेरिटरी रशिया को दे दो एंड अपनी मिलिट्री जो है, मिलिट्री को लिमिटेड नंबर में आप मेंटेन करो एंड नाटो की अपनी मेंबरशिप को अभी इसको भूल जाओ। तो कहा जाता है कि भाई यूक्रेन इस चीज को कंसीडर कर रहा था बिकॉज उन्हें पता है कि भाई यूएस सबसे ज्यादा एड प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर यूएस एड नहीं प्रोवाइड करेगा तो हमारे लिए वैसे भी इस वॉर को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यूक्रेन के कंसर्न ये है कि भैया ये जो प्रपोजल है ये तो रशिया की क्लेम को कुछ टेरिटरी के ऊपर लेजिटिमाइज कर देगा, प्लस यूक्रेन की सॉवरेनिटी को ये वीक करेगा और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी। एंड कहीं ना कहीं जो ट्रंप की जो डेडलाइन है ये बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि एक टाइट डेडलाइन है और इसको मीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो यूएस का सपोर्ट ना खत्म हो जाए, तो इस वजह से वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इसे करे। बट यूरोप है, यूरोप कहता है कि भैया हमें तो कंसल्ट कर लेते यूएस इसको ड्राफ्ट करने से पहले। एंड मोर ओवर जो यूरोप कहता है कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अश्योरेंस चाहिए फॉर यूक्रेन की भी आने वाले समय में रशिया कभी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। एंड फाइनल प्लान जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई यूक्रेन के इंटरेस्ट को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और आप सिर्फ वॉशिंगटन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ट्रंप का इसमें रोल क्या है, कहते हैं कि भाई देखो, हेवी इन्फ्लुएंस आपको पॉलिसी मेकर्स का देखने को मिल रहा है इसमें। कहीं ना कहीं पब्लिकली यूक्रेन कहता है कि भैया ये अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस हैं एंड कहीं ना कहीं इस चीज को लेके यूएस इन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है कि भैया आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो, हम आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में अभी इस तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब देखना ये है कि ये पीस डील कहाँ होती है, कैसे होती है, होती भी है कि नहीं। अब बात आती है बांग्लादेश की, वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो आपको याद रखना है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इन सब में बांग्लादेश का एक क्रिटिकल रोल है। हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में, आप कह सकते हो कि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। जैसे बांग्लादेश बर्मा इंडिया एक कॉरिडोर की बात की जा रही थी, अब इसको लेके अभी कोई अश्योरेंस नहीं है अपने पास। देन मैत्री सेतु की बात की जाए तो त्रिपुरा से बांग्लादेश को कनेक्ट करने की बात हुई थी। अगरतला, अखूरू, कोलकाता, कुलन, आपके खुलन,
ये रेलवे लिंक डेवलप करने की बात हुई थी, कोस्टल शिप एंड इनलैंड वाटरवे को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट हुए थे। तो मतलब अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और ओवरऑल इस रीजन की डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस था। अब बात ये आती है कि भाई देखो, जब से बांग्लादेश आजाद हुआ था हमारा ठीक ठाक रोल रहा था बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि हिस्टोरिकली, कल्चरली और लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम आपस में कनेक्टेड फील करते थे। तो इंडिया ने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भी। और शेख हसीना का जो टेन्योर पिछला रहा था 2009 से लेके 2024 तक, 15 साल का, इसमें ये काफी स्ट्रेंथन भी हुआ, क्योंकि एंटी इंडियन जो भी यहाँ पे आपकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, उन सभी को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने का काम किया। वैसे मेजरली यहाँ पे पावर अवामी लीग और जो कि शेख हसीना गवर्नमेंट है आपकी, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन दोनों के बीच में ज्यादातर अभी तक आप ये कह सकते हो 50 सालों के अंदर इन्हीं दो कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं, इन्हीं दो पार्टीज की बनी। अब बात यहां पे ये आ जाती है कि पिछले 15 सालों में आपने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी हुई, डेवलपमेंट काफी अच्छी हुई, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में भी काफी स्ट्रांग इनका लाइक रोल रहा। बट शेख हसीना गवर्नमेंट को हमेशा इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है, एंड कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करते हैं मीडिया को भी, एंड जो इलेक्शन है वो अनफेयर होते हैं, इनको रिग कर देती हैं ये। तो अभी रिसेंटली स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद अभी इनके ऊपर एक ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था, और ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे ये कहा कि भाई इन्होंने कुछ, आप कह सकते हो, स्टेट फंड्स को मिसयूज किया है, एंड जिसकी वजह से इन्हें डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई है। अब उसके बाद से थोड़े इंडिया के कंसर्न रेज हुए, क्योंकि अब हमें ये थोड़ा लगने लगा है कि भैया ये कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये एक प्रॉपर ग्राउंड प्रोवाइड करेगा जहां पर रेडिकल ग्रुप्स अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, एंड मोर ओवर हमारे बॉर्डर्स पे रेफ्यूजी सिचुएशन, चाहे असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की बात करें, वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। और जो हमारे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैंने बात की, उसमें भी डिले देखने को मिल सकता है, एंड कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन ग्रुप है, अगर हम शेख हसीना को यहाँ पे वापस नहीं देते हैं, तो वो इस फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूज करेंगे, और इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है बांग्लादेश में वो डिक्लाइन हो सकती है। वैसे अभी तक अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया सप्लाई करता है इन्हें अडानी ग्रुप्स के थ्रू। मोर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर भी डिस्कशन चल रही है। वैसे बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, बट स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, बॉर्डर किलिंग और रिवर वाटर, खासकर तिस्ता के वाटर की शेयरिंग को लेके हमारे कई बार डिस्प्यूट रहे हैं। अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की। देखो, विकिपीडिया पे एक पेज पब्लिश हुआ गाजा जिनोसाइड के नाम से। अब टाइटल में जिनोसाइड वर्ड यूज किया, तो इसको लेके जो विकिपीडिया के ओनर है वो कहते हैं कि भैया ये वर्ड हमारी जो पॉलिसी है उससे अलाइन नहीं है, तो इस वजह से इस पेज को अगर आपने एडिट करना है तो आपको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, 30 दिन से पुराना लाइक एक अकाउंट होना चाहिए, 500 से ज्यादा आपने एडिट या मॉडिफाई कर रखे हो, तो आप इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकते हो। अब विकिपीडिया के को फाउंडर जेमी वेल्स ने इस बात को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भैया इसकी वर्डिंग और न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। अब देखो, जब 7 अक्टूबर को ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो कुछ लोगों ने ये नैरेटिव स्टार्ट किया कि भाई गाजा के लोगों के ऊपर यहाँ पे इजराइल वाले एट्रोसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। इजराइल का यहाँ पे ये कहना था कि भाई नहीं, ये एक सेल्फ आप कह सकते हो डिफेंस का हमारा एक्ट है, एंड कहीं ना कहीं ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन राइट बॉडी और जिनोसाइड रिसर्चर्स और फलस्तीनी ग्रुप इसको कहते हैं कि भैया ये जिनोसाइड के सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो ये एक जिनोसाइड है। अब जिनोसाइड कहां पे डिफाइन है, कहते यूएन का एक आपका कन्वेंशन है, जिनोसाइड कन्वेंशन, तो उसमें जब आप किसी ग्रुप को, उसके पार्ट या पूरा उस ग्रुप को जब आप मारने की कोशिश करते हो, तो उसे जिनोसाइड कहा जाता है। तो कहते हैं कि भाई देखो, आपके यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन फॉर ऑफ इंक्वायरी 2024 ने इसमें भी कहा कि भाई 5 जिनोसाइड के एक्ट होते हैं, उसमें से 4 क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है। फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जिनोसाइड स्कॉलर्स जो हैं, इन्होंने भी कहा कि भैया यहाँ पे वॉर क्राइम और जिनोसाइड हो रहे हैं, एंड ह्यूमन राइट वॉच ने भी इसराइल को इस चीज के लिए कहा कि भाई आप ह्यूमैनिटी और जिनोसाइड, मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप जिनोसाइड कंडक्ट कर रहे हो। तो पूरी ये कंट्रोवर्सी इस बात पे आधारित थी। आइए अब बात करते हैं स्टेट पब्लिक कमीशन की। स्टेट पब्लिक कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको आर्टिकल 315 आपका हैंडल करता है।
एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रिक्रूट करती है स्टेट में सिविल सर्विसेज के लिए, उनकी प्रमोशन, डिसिप्लिन मैटर और सर्विस रूल, ये सभी इनको मेंटेन करते हैं। 1919 का जो मॉन्टियागो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ आप लिंक करके देख सकते हो 1935 के एक्ट के साथ। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन को रखा गया। तो ये मेरिट सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है आपके स्टेट लेवल पे, जो यूपीएससी फंक्शन परफॉर्म करता है सेंट्रल लेवल पे, सेम इसके फंक्शन है, जहां पे ग्रुप ए बी सी इन सभी पोस्टों को ये फुलफिल करती है। बट अब इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर उठ रहा है, मतलब आप सवाल उठा रहे हैं, तो इसका पब्लिक ट्रस्ट, यूथ एस्पिरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और स्टेट डेवलपमेंट आउटकम के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। तो कहते हुआ क्या कि क्यों लोग इसके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। कहते सबसे पहली बात, पेपर होते हैं बट अक्सर ये पेपर लीक हो जाते हैं। फिर प्रिंट और ट्रांसपोर्ट को लेके कई बार क्वेश्चन उठते हैं। फिर मॉडरेशन जो इवैल्यूएशन के टाइम पे की जाते हैं उसको लेके कई बारी आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम रहती है। एंड रिजल्ट ऑनलाइन पब्लिक किया जाता है एंड साथ के साथ ग्रीवेंस हैंडलिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा इशू यहाँ पे रहता है। तो कहते हैं कि भाई देखो, इसमें एक आपके चेयरपर्सन होते हैं, कुछ मेंबर्स रहते हैं जो गवर्नर आपके अपॉइंट करते हैं। ये रिक्रूटमेंट के रूल्स, कंडक्ट और इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आने चाहिए? कहते हैं सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि एक कोड लेके आए जो सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे एप्लीकेबल हो, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया हो जिसके बेसिस पे इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाए, एक नेशनल काउंसिल ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैंडर्ड और आपको बनाना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आए। इनको भी यूपीएससी की तरह अपना कैलेंडर पब्लिश करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जो वर्क करे कि भाई जैसे 10 लोग क्वेश्चन पेपर बनाए और पता भी ना हो कि किसका क्वेश्चन कहां से आया है। देन यहां पर मल्टी स्टेप मॉडरेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई एकदम से ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि भाई अनड्यू एडवांटेज दूसरे पर्सन को यहां पे मिल रही है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है अगर पॉसिबल हो सके, इंक्रिप्टेड प्रिंटिंग हो सकती है। मोर ओवर एआई बेस्ड आप फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये लगा के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं इनकी एनुअल परफॉर्मेंस ऑडिट करवानी चाहिए किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से। कोशिश कीजिए कि जब भी पेपर लीक वगैरह होता है तो उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाए, नॉन बेलेबल बनाए और स्ट्रिक्ट पेनल्टी इसके ऊपर इंपोज की जाए एंड रियल टाइम बेसिस पे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं आप लाइक इनकी फंक्शनिंग और बेटर कर पाएंगे। बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको कम करना होगा एंड टेन्योर को फिक्स करना पड़ेगा ताकि बेटर आपको बेनिफिट मिल सके। लास्ट में ये कहा जाता है कि देखो, इन टोटल अगर बात की जाए तो यूपीएससी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर एंड एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बिल्ड कर सकती है एंड इनको ट्रेन कर सकते हैं स्टाफ को कि कैसे इन्हें एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।